नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सैन्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण लिखित टाइप के मॉडल पेपर के बारे में और ऐसे अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाओं में खूब अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं, कई विश्वविद्यालयों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को एक प्रकार से मैं लेकर के हाजिर हूँ आपके समक्ष। आप में से एक आध दो बच्चों के इतने कमेंट आ गए कि उसने कहा कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि अगर सर आप ना बनाएं वीडियो तो आप बता दीजिए कि नहीं बनाएंगे। बहुत गुस्से में था वो कमेंट, मैंने देखा और मुझे लगा कि भाई अब इस पर मिलिट्री साइंस पर वीडियो बनानी चाहिए। 2-3 वीडियो बना देंगे, परेशान नहीं हो आप। जो कमेंट कर रहे थे, अगर आप मुझको देख रहे हो तो आपके ही एक प्रकार से प्रेरणा के द्वारा यह वीडियो आप तक पहुँचाया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएँ जिन्होंने मिलिट्री साइंस लिया है। अच्छा, मिलिट्री साइंस बेसिकली पढ़ाना क्यों नहीं चाहता टीचर? इसका मतलब ये जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे चूँकि ज़्यादा होते नहीं हैं तो व्यूज़ वगैरह थोड़ा कम आते हैं, इसलिए इस पर फोकस कम जाता है। सोशियोलॉजी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, यहाँ की एक प्रकार से बच्चों की भरमार होती। तो लोग सोचते हैं कि भाई अगर मैं इतनी मेहनत करूँ तो एक प्रकार से हमारे व्यूज़ आएँ। लेकिन शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है वो शिक्षा शास्त्र से लेकर के और फिलोसॉफी तक, मिलिट्री साइंस से लेकर के और आर्ट तक, फाइन आर्ट यानी कला, उन सभी के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करता है। चाहे एक भी बच्चा ना देखे या एक ही बच्चा पढ़ने वाला ही क्यों ना हो, शुक्ला स्टडी पॉइंट कभी मेहनत करने में पीछे नहीं हटता, ये आप लोग जानते हैं। तो आप अगर अब आप खुश हों, आप सभी लोग, कि भाई मिलिट्री साइंस की क्लास आ चुकी है, तो फटाफट से पहले से वीडियो को लाइक करके ये बता दो कि मिलिट्री साइंस वाले बच्चों की संख्या किसी से कम नहीं है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि मिलिट्री साइंस यानी सैन्य विज्ञान में हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, इसमें बेसिकली आपको पढ़ना होता है, ठीक है, क्या पढ़ना होता है भैया? युद्ध के संकल्पनात्मक पक्ष के बारे में खास करके इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से जो युद्ध करने के अवधारणाएं होती हैं, जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वार होता है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कुछ एक प्रकार से संकल्पनात्मक पक्ष होते हैं, कुछ अवधारणाएं होती युद्ध करने से रिलेटेड, कुछ नियम कायदे होते हैं और उन्हीं नियम कायदों के अकॉर्डिंग युद्ध लड़ा जाता है। तो नियम कायदे क्या होते हैं, कौन कौन सी विधियों के द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं, किस तरीके के एक प्रकार से युद्ध में कूटनीति और रणनीति स्ट्रेटजी बनाई जाती है, यही सब इसमें आपको पढ़ना होता है। बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में जब आप मिलिट्री साइंस में एडमिशन लेते हैं तो आपको यही पढ़ना होता है। क्या पेपर का नाम है? युद्ध के संकल्पनात्मक पक्ष, यानी कि कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वार, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। युद्ध क्या है महोदय? युद्ध जो होता है इससे बहुत ज़्यादा, सबसे पहले यानी युद्ध जो है ये सबसे एक प्रकार से एक हानिकारक चीज़ है। यानी इससे जान और माल का खतरा दोनों पक्षों को होता है। कोई ए पक्ष होगा, कोई दूसरा बी पक्ष होगा। यानी ए और बी पक्ष जब आपस में लड़ेंगे तो ए पक्ष वाली सेना भी मरेगी और बी पक्ष वाली सेना भी मरेगी। अच्छा, युद्ध का एक प्रकार से परिणाम क्या होगा ये बाद में एक प्रकार से डिसाइड होता है, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी सेनाएँ जो होती हैं बड़ी सेनाओं को पराजित कर देती हैं। वो कब कर पाती हैं? जब उनका एक प्रकार से जो संकल्पनात्मक पक्ष होता है वो मजबूत होता है। युद्ध में आप देखें, अब मैं आपको अगर एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो एक व्यक्ति थे चाणक्य जो थे, उन्होंने एक प्रकार से जब सिकंदर यहाँ पर आया भारत में, पोरस से युद्ध हुआ। पोरस के युद्ध के दौरान जब वो आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान एक प्रकार से जो है चाणक्य महोदय ने इतना कूटनीति रणनीति चली, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के, कि इतना एक प्रकार से उनको सेनाओं को भ्रमित कर दिया उनके, कि वो लोग एक प्रकार से यहाँ से भाग गए। यानी कि उन सेनाओं के मन में भय पैदा कर देना, एक भ्रामक प्रचार प्रसार कर देना। तो ये सब भी एक प्रकार से युद्ध में होता है। जैसे कि भ्रामक प्रचार प्रसार किसने किया था? चाणक्य ने यहाँ पर किया, ताकि सिकंदर की सेना में खलबली मच गई, लोग जो है तमाम प्रकार की बीमारी फैलने लगी, उसको दैवीय आपदा बता दिया गया कि आपने इस नदी को पार किया इस वजह से, और सैनिक थक भी चुके थे, कई कारण थे। लेकिन आप देखिए युद्ध में एक प्रकार से कूटनीति, सबसे बड़े कूटनीतिक अगर मैं बताऊं तो मामा शकुनी और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों बड़े कूटनीतिक व्यक्ति थे। महाभारत का युद्ध आपने देखा होगा, उसमें दुर्योधन की तरफ से जो चालें होती थी वो कौन चलता था? दुर्योधन की तरफ से जो चाल होती थी वो पासा वाली चाल नहीं कि मामा श्री पवार आ गए, नहीं, वो वाली चाल तो शकुनी माहिर ही था, शकुनी से ज़्यादा कोई नहीं जानता था। भगवान कृष्ण भी एक प्रकार से उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो शकुनी का पासा था वो उनके पिताजी की हड्डी से बना हुआ था, और वो एक प्रकार से अपने शरीर को गला दिए थे कि ताकि हस्तिनापुर का विनाश किया जाए।
शुरुआत से ही शकुनी का। और शकुनी के जो सिस्टर थी, बहन थी, बहुत सुंदर थी, गांधारी। और ये जो थे मतलब धृतराष्ट्र, ये उतने सुंदर नहीं थे, लेकिन शौर्य बहुत था इनके, मतलब इनके अंदर क्या था, पराक्रम बहुत था। इतना पराक्रम था धृतराष्ट्र के अंदर कि अगर भीम जैसे महाबलशाली को अगर इसे पकड़ के इसे दाब दें तो भीम चकनाचूर हो जाएं। अगर उसके पास अगर पृथ्वी को कोई पकड़ने वाली वस्तु होती, पृथ्वी को पकड़ ले दोनों हाथों से और पृथ्वी को इसे उठा सके, तो धृतराष्ट्र के पास इतना बल था कि पृथ्वी को इसे उठा करके ऐसे नचा करके फेंक दे। इतना बल था धृतराष्ट्र के पास, अथाह बल। आप देखेंगे कि ये बल जो था इसके पास, और लेकिन शौर्य और सौंदर्य ये दो चीज़ें होती हैं। शौर्य होता है पुरुषों के पास, बल पराक्रम, और सौंदर्य होता है स्त्रियों के पास। तो गांधारी सौंदर्य से सज्जित थी और शौर्य से एक प्रकार से सुसज्जित था कौन, ये धृतराष्ट्र। लेकिन इसके पास आंखें नहीं थी, जन्मांध थे। तो गांधारी ने एक प्रकार से जो है पट्टी बांध ली आंखों में, और इस तरीके से ये बात शकुनी को बहुत खल गई। चूँकि भीष्म पितामह के सामने तो भाई शकुनी उकुनी की या गांधार वंधार की कोई बात नहीं कि हस्तिनापुर के सामने कोई नज़र उठा ले। हस्तिनापुर उस समय प्रकार से बड़ा सम्राट था, ये सब चंदा देते थे इनको। चंदा मतलब समझ रहे, चंदा मतलब नहीं, टैक्स देते थे, ठीक है, रेवेन्यू एक प्रकार से देते थे, चूँकि वहाँ पर शासन करना उनकी रक्षा के लिए। भीष्म पितामह एक प्रकार से महामहिम थे, बहुत बड़े एक प्रकार से योद्धा थे, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। इसके अलावा आचार्य द्रोण भी थे। तो वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर तमाम रणनीति होती थी। आप देखेंगे इसी में भ्रामक प्रचार करके आप देखेंगे कि अश्वस्थामा हतो हता, ठीक है, नरो या कुंजरो, बाद में बोला किसने, युधिष्ठिर ने, कि भाई अश्वस्थामा मारा गया। अब अश्वस्थामा मारा गया, अब अश्वस्थामा नाम का हाथी मारा गया, ये भ्रम फैला देगा कि अश्वस्थामा मारा गया, हल्ला मच गई, अश्वस्थामा मारा गया। अब जो है द्रोणाचार्य जी को पता चला कि भाई अरे अश्वस्थामा मारा गया, तो मेरा पुत्र था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, अश्वस्थामा मार दिया गया। आचार्य द्रोण उसी समय अपना अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, पृथ्वी पर बैठ जाते हैं। और धृष्टद्युम्न नाम का एक व्यक्ति है जो कि इनका साला है, युधिष्ठिर अर्जुन इनके सभी का, पंचाली का भाई है, वो पंचाली के साथ यज्ञवेदी से उत्पन्न हुआ था, वो जाकर के काट देता है उसका गला। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि युद्ध में भ्रामक प्रचार से युद्ध को जीते जाते हैं। तो युद्ध में सेना मैटर नहीं करती, युद्ध का परिणाम पहले से निश्चित नहीं होता है, ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। यानी युद्ध ये मत सोचिए कि आज मेरे पास बल ज़्यादा है तो मैं लड़ लूँगा तो जीत जाऊँगा। हो सकता है उसके पास बुद्धि ज़्यादा हो और बुद्धि का प्रयोग करके आपके बल को छीड़ कर दे। यानी बल और बुद्धि जब दोनों आपके पास होगी, और वो बल और बुद्धि किसके पास थी, आप देखें रामायण काल में हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात यातम नमामि। तो इसलिए बल और बुद्धि, इसीलिए हनुमान जी कोई भी काम करने में कभी असफल नहीं हो, चूँकि उनके पास बल भी था और उनके पास बुद्धि भी थी, विवेक भी था। इसीलिए जब पढ़ते हैं आप हनुमान चालीसा, उसमें कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। एक हनुमान जी ऐसे प्राणी हैं या ऐसे देवी देवता हैं, मतलब देवता हैं, जो कि एक प्रकार से क्या करते हैं, वो बल बुद्धि विद्या सब देने में सक्षम है, क्योंकि हनुमान जी की पहुँच हर देवताओं तक है। सरस्वती जी से बोलेंगे माता जी थोड़ा सा बुद्धि दे दो हमारे भक्त को, उनसे बोलेंगे कि तुम थोड़ा सा बल दे दो, इंद्र से बोलेंगे भाई थोड़ा शक्ति दे दे। इस तरीके से हनुमान जी जो हैं वो सबके जो है एक प्रकार से पुजारी हैं। राम जी के तो भाई अनन्य भक्त ही हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको मैं इसीलिए समझा रहा था अभी तक, ताकि देखिए युद्ध में शुरुआत से ही कूटनीति और स्ट्रेटजी चलती आ रही, रणनीति चलती आ रही, यानी रणनीति ही निर्णायक है। चाहे युद्ध का मैदान हो और चाहे पेपर में एग्जाम हॉल हो, ठीक है, दोनों में स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति बनानी बहुत जरूरी होती है हर एक बच्चे को। इसीलिए शुक्ला स्टडी पॉइंट रणनीति के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करता है। और रणनीति क्या है कि मॉडल पेपर डिस्कस होता है, महासंग्राम वीडियो आते हैं। चले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। युद्ध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, बताएं। युद्ध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए युद्ध एक सामाजिक तथ्य होता है, यानी कि एक सोशल फैक्ट होता है युद्ध। यह सामाजिक विकास के साथ साथ विकसित होता है। जैसे देखें, जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे युद्ध भी एक प्रकार से आप देखते हैं उसके, जैसे आजकल युद्ध में ज़्यादा आप देखते तनी तना होता है, तुरंत परमाणु बम जैसे हथियार बन चुके हैं कि मार दो एक बार साफ पूरी पृथ्वी या पूरा देश ही साफ हो गया। तो ऐसे में एक प्रकार से सामाजिक विकास के साथ साथ तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विकास हो रहा है। युद्ध के साधनों और शस्त्रों में भी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है, अथवा परिस्थितियों के अनुसार सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। यानी परिस्थितियाँ जैसे जैसे चेंज होती हैं वैसे वैसे एक प्रकार समाज में तमाम प्रकार के मुद्दे, तमाम प्रकार के जो रीति रिवाज हैं सब बदलते रहते हैं, तमाम प्रकार के युद्ध की कलाएँ भी बदलती रहती है। किंतु युद्ध के आधारभूत तत्वों में कोई परिवर्तन अभी भी एक प्रकार से नहीं होता है। युद्ध एक प्रकार से आधारभूत तत्व, मतलब युद्ध होगा तो जन धन हानि होगी, युद्ध में एक पक्ष जीतेगा दूसरा पक्ष हारेगा, ये डिसाइड है, ये मूलभूत उसकी अवधारणाएँ हैं।
और ये एक प्रकार से सदैव चलने वाले सार्वभौमिक सत्य के रूप में है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्ट है कि युद्ध एक प्रकार से जो होता है ये हमेशा से होता आ रहा है, चाहे प्राचीन काल में आप उठा करके देखें और चाहे वर्तमान काल में आए, तो आज भी कहीं ना कहीं पे युद्ध जो है, चाहे एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से, एक जो है चाहे वार्ता कहानी के माध्यम से युद्ध होता रहा है। अब युद्ध एक प्रकार से जब जरूरी नहीं कि दोनों सेनाएं आपस में आकर के सामने सामने लड़े, आजकल एक प्रकार से कैसे डिजिटल वार चलते हैं, ठीक है, वो उनका ऐप बंद करवा देंगे, वो उनका ऐप बंद करवा देंगे, उन पर उनसे व्यापार नहीं करेंगे, तो ये सब भी आजकल एक युद्ध ही है। ये सब कूटनीतिक युद्ध है, रणनीतिक युद्ध, कि भाई आपकी इकोनॉमी इस पर डिपेंड है, आपकी इकोनॉमी को ही धराशाही कर दो, नीचे से काट दो, ये होता है युद्ध की स्ट्रेटजी। तो इस प्रकार से ऐसा जरूरी नहीं कि आप तोप और मिसाइल ही दाग दो उसके पास, नहीं, आप स्ट्रेटजी से आप युद्ध के साथ क्या करें, आप एक प्रकार रणनीति के साथ युद्ध करें, वर्तमान के परिदृश्य के हिसाब से युद्ध करें, सिचुएशन के हिसाब से। तो इसी आधार पर युद्ध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। संक्षिप्त रूप से अगर युद्ध के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि समय समय पर विकसित होने वाले सामाजिक विचारों के सार तत्व जब सैद्धांतिक रूप से प्रकट किए जाते हैं तो उसे युद्ध के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी समय समय पर विकसित होने वाले जो सामाजिक विचार होते हैं उन्हीं के सार तत्व को जब हम सिद्धांतिक रूप से एक प्रिंसिपल थ्योरी के रूप में देखते हैं या प्रकट करते हैं तो वही युद्ध के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। युद्ध के कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी युद्ध किस तरीके से किया जाता है, युद्ध के कौन से नियम होते हैं, यही सब युद्ध के सिद्धांत में शामिल होते हैं। और हर एक समाज में युद्ध के अपने अपने सिद्धांत रहे हैं। हर एक समाज में युद्ध का एक प्रकार से जो संकल्पनात्मक पक्ष रहा है उसमें एक प्रकार से चेंजमेंट भी दिखाई पड़ता है और कुछ समानताएं भी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, युद्ध का सबसे बड़ा व प्रमुख सिद्धांत क्या है? सबसे बड़ा या प्रमुख सिद्धांत युद्ध में क्या होता है, बताएं। देखिए, लक्ष्य का चयन करना व उस पर स्थिर रहना एक प्रकार सबसे बड़ा सिद्धांत ये होता है कि भाई आप किसके लिए युद्ध कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, युद्ध आप किस लिए कर रहे हैं, सबसे पहली बात वो डिसाइड होना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहें, अडिग रहें, ये युद्ध का दूसरा सिद्धांत। यानी युद्ध में आपका लक्ष्य का चयन और लक्ष्य पर स्थिर रहना या लक्ष्य पर एक प्रकार से दृढ़ रहना, पक्की इरादा रखना, ये एक प्रकार सबसे बड़ा सिद्धांत मान सकते हैं। जनरल मांटगोमरी नाम के एक विद्वान हैं, जनरल थे, इन्होंने कहा कि युद्ध का लक्ष्य जो होता है चुनाव और फिर उस पर मजबूती से जमे रहना युद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। कि युद्ध का लक्ष्य क्या है, युद्ध हम क्यों कर रहे हैं, और युद्ध एक प्रकार से अगर हम कर रहे हैं तो युद्ध का एक प्रकार से युद्ध में जो चीज़ें हम चाह रहे हैं या युद्ध के लिए यानी जिन सिद्धांतों का प्रयोग करके या जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं या किस लिए युद्ध कर रहे हैं, वो लक्ष्य एक प्रकार से आपके दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए। तब एक प्रकार से आप समझो कि आप युद्ध में एक प्रकार से ठीक हो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी समझ क्लियर, तो यही चीज़ें होती है इसमें। तो सबसे पहली बात, युद्ध में आप किस लिए युद्ध कर रहे हैं, अपने लक्ष्य का चुनाव करें और उस लक्ष्य पर मजबूती के साथ जमे रहें, यही सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत है। इस प्रकार युद्ध के लक्ष्य की वास्तविकता यानी रियलिटी यह है कि नायक यानी जो हीरो होता है उसको सर्वप्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमको किस लिए युद्ध करना है, उसे युद्ध में कौन सी कार्रवाई करनी है, ठीक है। इसके उपरांत उस ध्येय को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जो उसका लक्ष्य है उसको। अगर परिस्थितियां यानी सिचुएशन प्रतिकूल हो जाए, प्रतिकूल मतलब क्या होता है कि मान लेते सेना साथ ना दे या एक प्रकार से उसको कोई धोखा दे दे या एक प्रकार से जो जैसा उसने सोचा था वैसा ना हो पाए, तब क्या करना चाहिए? तो सेना नायक का कर्तव्य यह है कि वह अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करता रहे। फिर भी एक प्रकार से प्रयास उसका लक्ष्य होना चाहिए, जो जिस लक्ष्य के साथ उसने युद्ध किया था उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे जो है अच्छा लक्ष्य जो होता है, क्या मतलब क्या होता है युद्ध का सबसे बड़ा एक प्रकार से लक्ष्य मतलब प्रिंसिपल, वो होता है लक्ष्य का संधान करना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही युद्ध में या आप देखते हैं जब अर्जुन और द्रोणाचार्य एक बार शिष्य मतलब द्रोणाचार्य जी अर्जुन और इन सभी के जितने कौरव पांडव थे सभी के गुरु थे, सभी को शिक्षा देने के बाद में बुलाया कि भाई आओ, इधर ट्रेनिंग हो रही थी इन लोगों की। सबसे बुलाया, एक चिड़िया बैठी थी पेड़ पर, उससे अर्जुन से कहा इन्होंने, क्या किसने कहा भाई? अर्जुन से कहा इन्होंने द्रोणाचार्य जी ने, या मतलब सभी से पहले कहा कि भाई देखो वहाँ पर चिड़िया बैठी है और चिड़िया की उस पर निशाना लगा, चिड़िया पर निशाना लगाना, चिड़िया की आँख पर।
आपको क्या दिख रहा है? तो जब युधिष्ठिर आए तो उन्होंने देखा कि भाई चिड़िया की आँख पर निशान लगा, तो सभी ने देखा कि भाई चिड़िया दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, प्रकृति दिख रही है। ये सब अपने-अपने हिसाब से सभी लोगों ने बताया। किसी ने कहा चिड़िया दिख रही, किसी ने कहा कि ये दिख रहा, वो दिख रहा, सभी लोगों ने अपने-अपने हिसाब से बताया। जब गुरुदेव ने अर्जुन को बुलाया, "ए अर्जुन इधर आ, क्या दिख रहा है तेरे को इस पे?" अर्जुन ने लक्ष्य को संधाना। जब अर्जुन ने लक्ष्य को संधान किया तो अर्जुन को मात्र और मात्र क्या दिख रहा था? चिड़िया की आंख दिख रही थी। यानी जहां पर एक प्रकार से आपको वार करना है केवल वही दिख रहा है, बाकी सारी चीजें ब्लर है। पोर्ट्रेट मोड में अर्जुन एक प्रकार से तीर चलाते थे। यानी जिस महारथी को मारना है केवल वही दिख रहा है, बाकी सेनाएं एकदम से धूमिल दिखाई पड़ रही हैं उसको। यानी लक्ष्य जो है जिस पर हम संधान कर रहे हैं, संधान एवं प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, इस प्रकार से संधान जब कर लो, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, जिस तरीके सरासन और बाण यानी धनुष और बाण को जब संधान कर लो कि भाई हमको वहां पर मारना है, लक्ष्य आपका हमेशा अडिग होना चाहिए। दृढ़ संकल्प पक्की इरादा के साथ वार करो, सामने वाला धराशाही ना हो जाए तो आकर के मिलना। यानी कहीं ना कहीं पे आप जब अपने आंतरिक रूप से ये जान पाते हैं कि भाई ये हमारा लक्ष्य है और मैं ये हूँ, ये रास्ता है, हमको वहाँ तक पहुँचना है। अब चाहे साले रास्ते में पत्थर पड़े, चाहे खाई पड़े, चाहे कुआं पड़े, हमको पहुँचना वहाँ है। अब चाहे हम ऊपर से कूद करके जाएं, चाहे इधर से जाएं, हमको लक्ष्य पर संधान करना है। साम दाम दंड भेद युद्ध में कुछ नहीं देखा जाता, ठीक है। सब कुछ कूटनीति रणनीति सब बना करके भगवान श्री कृष्ण आप देखते हैं वो भी एक प्रकार से रणनीति बना करके ही काम करते हैं, ठीक है। आप देखें कर्ण को, क्या कर्ण को धर्म सम्मत तरीके से मारा गया? क्या द्रोणाचार्य को धर्म सम्मत तरीके से मारा गया? भीष्म पितामह को धर्म सम्मत तरीके से मारा गया? युद्ध में स्त्रियों का आना वर्जित था, अब उसको ले आए, क्या बोलते हैं, शिखंडिनी को। अब भले ही वो स्त्री मतलब स्त्री रही, अम्बा थी, अम्बा से हुआ, तो कहीं ना कहीं पे युद्ध में एक प्रकार से सब जायज होता है। कहीं ना कहीं पे कुछ मात्रा में आप देखते हैं सभी लोग अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं। उनको लगता है कि हम धर्म सम्मत युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे के पक्ष से या दूसरे के नजरिए से धर्म सम्मत नहीं लगता, ठीक है। युद्ध में प्रचार का महत्व क्या है? अभी ही प्रचार जो अश्वत्थामा हतो हता, उसी वही वाली चीज़ें। मनोवैज्ञानिक युद्ध संक्रिया मुख्यतः प्रचार रूपी शस्त्र से लड़ी जाती है। यदि इस शस्त्र का सही और सटीक प्रयोग हो गया तो वह सशस्त्र साधनों से अधिक प्रभावशाली एवं घातक हो जाता है। अब आप में से किसी को पता है कि द्रोणाचार्य को मारने वाला पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ था। द्रुपद जो धृष्टद्युम्न के बप्पा थे, यानी पंचाली के पिताजी पंचाल नरेश, ठीक है, द्रुपद उनका नाम था। वो और द्रोणाचार्य जी बड़े आपस में घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। अब जब ये दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे तो एक बार क्या हुआ कि भाई जब पंचाल राज्य एक प्रकार से पंचाल राज्य जो ये पाए थे द्रुपद, उनसे युद्ध लड़ मतलब कि जो दूसरा कोई शासन कर रहा था वहाँ पर, तो द्रुपद के साथ युद्ध में लड़े थे ये लोग द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य ने एक प्रकार से उनको राज दिलवा दिया था। और द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे को राजपाट से मतलब नहीं है, तू रख ले। तो कहे कि जब भी तुमको ज़रूरत पड़ेगी द्रोणा जी, मतलब कि आचार्य जी, तो आप आधा राज्य के आप हकदार होंगे, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, द्रुपद ने वचन दिया था। लेकिन एक समय क्या था कि अश्वत्थामा एक प्रकार से घर पे रहता है और द्रोणाचार्य के यहाँ पर दूध नहीं रहता, दूध खत्म रहता है, और वो एक प्रकार से तब माता जी जो थी द्रोणाचार्य की, मतलब इनकी अश्वत्थामा की, वो आटे को एक प्रकार से माटे में मिला करके इस तरह मतलब कि मिट्टी में मिला, मतलब उसमें जल में मिला करके लेकर के दूध के रूप में देती हैं। जब ये दृश्य द्रोणाचार्य देखते तो द्रोणाचार्य को लगता है कि भाई अब जो है गाय की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये जाते हैं पंचाल नरेश के पास, बोलते हैं कि एक गाय थी उनके पास, वो गाय कही कि ये गाय जो है मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक प्रकार से गाय नहीं दे सकता। तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तो आधा राज्य की बात करते थे और तुमने गाय देने से मना कर दिया। तो इस तरीके से निकल जा तू ब्राह्मण, क्या कर पाएगा। उनको घमंड हो गया, चूँकि साहेब वक्त हो गुरूर ना हो, मैं पिया जाए सुरूर ना हो, ठीक है। ये होता नहीं है, यानी साहेब वक्त था उस समय, पांचाल नरेश एकदम गद्दी पर बैठे थे, मदिरा सुरापान कर रहे थे। तो मैं पिया जाए, मैं माने होता है मदिरा, और सुरूर ना हो, नशेम न झूमे वे जिन दारू शराब पी लिए थे, जकरे पास पैसा रुपया हो जाए तकरे अभिमान ना होए, हो ही नहीं सकत, घमंड हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं दे पाएंगे। द्रोणाचार्य आते हैं अपने चेलों के साथ, तैयार किया, पहुंच गए उस समय की सबसे बड़ी रियासत हस्तिनापुर पहुंचे। भीष्म पितामह के गुरु भाई परशुराम जी से दोनों शिक्षा पाते थे। मैं सेवा देना चाहता हूं आपको, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा भीष्म पितामह को तो पता था कि भाई कितने बड़े ज्ञाता और कितने बड़े शस्त्रधारी ये हैं। या तो हम इनका टक्कर ले सकते हैं, तो स्वयं परशुराम जी ले सकते हैं, तो भगवान शंकर ले सकते हैं, बाकी कोई है नहीं पृथ्वी पर जो द्रोणाचार्य का सामना कर पाए, द्रोणाचार्य की बाणों की बौछार को रोक पाए। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ पूरी पृथ्वी पर। यह बात भीष्म पितामह को पता थी। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तो सिखा नहीं पाऊंगा।
और ऐसे में अब इनकी जो है हस्तिनापुर की बागडोर इन्हीं के हाथों में दे देते हैं। तो वो सिखाने के लिए चले जाते हैं और फिर वहाँ से एक प्रकार से उनके चेले जब तैयार होते हैं तो पहले दुर्योधन जाते हैं, द्रुपद से हार करके चले आते हैं। फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव और ये पांचों भाई जाकर जाते हैं। पांचों भाई पांचाल नरेश को बंदी बना करके एकदम से घुटनों के बल ला करके और द्रोणाचार्य के पैरों पर गिरा देते हैं। लो गुरुदेव, आपकी गुरुदक्षिणा। गुरुदेव खुश होते हैं। पंचाल नरेश को लज्जित करके फिर वापस कर देते हैं। कहते जा, छोड़ दिया तेरे को, अभिमान तू कर रहा था ना, अभिमान कहीं नहीं चलता। तो यही चीज़ें यहाँ पर देखो, भ्रम जो है प्रचार फैलाया गया। अब ये द्रोणाचार्य के बारे में बता रहा था। द्रोणाचार्य जो थे, प्रचार क्या फैलाया गया था द्रोणाचार्य जी के बारे में कि द्रोणाचार्य मारे गए, हाथों अश्वत्थामा, मतलब कि सॉरी अश्वत्थामा हाथों हता, अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर चूंकि कभी झूठ बोलते नहीं थे, युधिष्ठिर की बात पर विश्वास था किसको, गुरु द्रोणाचार्य को, बाकी किसी की बातों पर विश्वास नहीं था। चूंकि युधिष्ठिर जो थे धर्मराज के पुत्र थे, धर्मराज एक देवता है, उनके पुत्र थे। तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ नहीं बोलोगे युधिष्ठिर, तुम बताओ अश्वत्थामा सच में मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया सभी लोगों ने, युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो हतः। जैसे इतनी बातों को सुना, तुरंत उन्होंने अपने समस्त इंद्रिय को छीण कर दिया। एकदम से वैराग्य अवस्था, एकदम से मृत्युआसन्न अवस्था में जाकर के अस्त्र से छूट गए, गांडीव हाथ से छूट गया और जाकर के पृथ्वी पर बैठ जाते हैं। और बाद में जब इन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो हता नरो या कुंजरो, धीरे से बोल दिया कि नर या कुंजर, ये पता नहीं कि नर था या एक प्रकार से ये वो था। इस तरीके से जब देखा, धृष्टद्युम्न जो पंचाल का लड़का था, मतलब पंचाल नरेश द्रुपद का लड़का था धृष्टद्युम्न, तो वो एक प्रकार से जब पंचाल नरेश को एकदम से इतना ज़्यादा लज्जित करवा दिया था द्रोणाचार्य जी ने, तो उसने कसम खाई थी कि मैं एक प्रकार से अपने पुत्र के द्वारा तुम्हारा वध करवाऊंगा। उसने यज्ञ की वेदी से 2 पुत्र और एक पुत्र और पुत्री, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों उत्पन्न हुए थे उसी से। अब द्रुपद का जो लड़का था धृष्टद्युम्न, उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो सामने से आकर के वो आचार्य द्रोणाचार्य से युद्ध करके उनको पराजित कर सके। मतलब उसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं थी। भले ही एक कुंड से उत्पन्न हुआ था और उसी के हाथों मृत्यु लिखी थी, लेकिन जब बैठ गए निहत्थे पर गए और गटई काट दी उनकी, ठीक है, गला काट दिया इस तरीके से। तो भ्रामक प्रचार वहाँ पर ये है, प्रचार प्रसार का बड़ा महत्व होता है। कभी कभी आप देखते हैं इतना भ्रम फैला देते हैं युद्ध में कि भाई अरे उनकी सेना बड़ी पावरफुल है, मनोबल वैसे डाउन हो गया और लोग युद्ध करने से ही मना कर देते हैं। ल्यूडेनडॉर्फ नाम के एक विद्वान, उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक अवसर और परिस्थितियां आती हैं जहां उचित शब्दों में कहा गया है और सही समय पर किया गया प्रचार, उचित शब्दों में कहा गया और सही शब्दों में किया गया जो प्रचार होता है सैकड़ों टन विस्फोटक पदार्थों से भी कहीं अधिक सिद्ध होता है। अब द्रोणाचार्य को मारने के लिए भीष्म पिता, मतलब उनको अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब अगर एक साथ आ जाते, पूरा का पूरा पांडव सेना आती, तब भी उनका कुछ करने वाली नहीं थी, कुछ नहीं हो पाता उनका, उनको मार ही ना पाते। ठीक है, क्योंकि सभी चेले हैं उनके, वो गदा भी जानते चलाना, भाला भी फेंकना जानते, तो भीम आएंगे तो उनसे गदा में वार कर लेंगे, नचा नचा के मारेंगे भीम को। युधिष्ठिर आएंगे तो उनसे भाला में, नकुल आएंगे तलवार से, सहदेव आएंगे तो उनको भाला से पराजित कर देंगे, और अर्जुन आएंगे तो तीर धनुष तो चलाना जानते ही हैं। तो मतलब किसी से बचना ऐसे यही कर्ण था। क्योंकि 3 चेले थे परशुराम जी के और तीनों चेले बहुत ही महान थे, कर्ण, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण। ये 3 चेले पूरे के पूरे भारतवर्ष में इनके ऐसा धनुधर कोई नहीं था, अधिक सिद्ध हुआ। क्रेच और क्रचफील्ड में प्रचार के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि यह शस्त्र के रूप में एटम बम से भी अधिक घातक होता है। तो कहते नहीं कि गांव वगैरह में कि भैया गोली तो ठीक ही, लेकिन बोली नहीं ठीक ही। तो बोली मतलब वही प्रचार मतलब ऐसा भ्रम फैला दो सेना में कि सेना में तबाही मच जाए, सेना का मनोबल ऐसे डाउन कर दो कि सेना दोबारा लड़ने के तैयार ही ना हो, उसका आधा बल तो ऐसे खत्म हो जाए। और यही एक प्रकार से करता था बाली कहते थे आधा बल खींच लेता था, नहीं उसके बारे में मतलब ये था कि कुछ बल खींचता था, लेकिन लोगों को अपने पर डाउट होने लगता था कि यार आधा बल मेरा चला गया, बहुत मारेगा हमको, उसको मारा था, तुरंत हार जाता था व्यक्ति। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। राफेल क्या है? देखिए, राफेल का शाब्दिक अर्थ होता है हवा का गहरा। अधिक आग की भावना में, हवा का गहरा या अधिक आग की भावना में ये राफेल का अर्थ होता है। एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला, ये भी इसका अर्थ होता है। कैनर्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल डेसाल्ट एविसन द्वारा डिज़ाइन और निर्मित लड़ाकू विमान है ये एक प्रकार से राफेल। हथियार की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सुसज्जित
राफेल का उद्देश्य होता है वायु वर्चस्व, हस्तक्षेप, हवाई पुनर्मिलन, जमीन समर्थन, गहराई से मार, ठीक है, विरोधी जहाज हड़ताल और परमाणु प्रतिरोध मिशन करने का है। यानी कि एक प्रकार से ये जमीन के जो सेना होती है उनको समर्थन देने में राफाल विमान जो है योगदान देता है, गहराई से मार करता है मतलब एकदम से, और हवाई पुनर्मिलन के लिए जाना जाता है, वायु में एक प्रकार से अपना वर्चस्व कायम करता है राफेल विमान जो भारत ने मंगवाया। राफेल को डेसाल्ट के द्वारा ओमनी रोले विमान के रूप में जाना भी जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये राफेल है, बहुत ही पावरफुल विमान है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, चेग बेवारा के छापामार युद्ध को परिभाषित कीजिए। तो चेग बेवारा के विचार अनुसार अगर देखें तो जो छापामार युद्ध है वो एक प्रकार से छापामार गुरिल्ला टाइप का युद्ध नीति। गुरिल्ला सैनिक को समाज सेवक होना चाहिए क्योंकि उसमें और लुटेरों में बहुत अंतर होता है। लुटेरे जो होते हैं एक प्रकार से वो कल्याण, सामाजिक कल्याण पर फोकस नहीं करते हैं, वो अपने हित के लिए काम करते हैं। लेकिन जो गुरिल्ला युद्ध होता है, छापामार युद्ध होता है, ये एक प्रकार से समाज कल्याण के लिए करते हैं, राज्य कल्याण के लिए करते हैं। अपनी इसी विशेषता के कारण से वह लुटेरों से अपने को अलग करता है, ठीक है। लुटेरे अपने लिए लूटते हैं परंतु गुरिल्ला देश में स्वतंत्र शासन स्थापित करने के लिए क्रांतिकारी कार्य करते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि आप देखेंगे कि जो ट्रेन वगैरह लूटते थे, अपने यहाँ पर काकोरी वगैरह कांड हुआ था, वो सब एक प्रकार से छापामार युद्ध के ही तहत आप मान सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जो ट्रेन थी उनको लूटा गया। यदि गुरिल्ला के पास उच्च मनोबल है और उसे जन समर्थन प्राप्त होता है तो उसे हराने वाला कोई नहीं। यानी गुरिल्ला युद्ध मतलब छुप करके वार करना। गुरिल्ला एक बंदर होता है तो जंगलों में एक प्रकार से छिप करके या जंगलों में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर छिप करके, और जो सेनाएं या राजा वगैरह की सेनाएं जाती हैं उन्हीं राजा वगैरह की सेनाओं पर अटैक कर दो और उनके जो धन मता है उनको लूट करके अपने राजकोष में रख लो। ये एक प्रकार से राजा की मनोशक्ति या मनोबल को एक प्रकार से हानि पहुंचाना और उसके सैनिक शक्ति को, उसके राजकोष को खाली करना, एक प्रकार से उसके आर्थिक तंत्र को धराशाही करना, एक प्रकार से इसका उद्देश्य रहता है। अच्छा, ये गुरिल्ला युद्ध है क्या? गुरिल्ला युद्ध कर्म क्या है? गुरिल्ला कार्रवाई क्रांतिकारी युद्धों को लड़ने की एक कला होती है। जब भी कोई राज्य होता है, राज्य में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि राजा से परेशान होते हैं या पूरी की पूरी जनता राजा से परेशान होती है और जनता यह चाहती है कि भाई कोई ऐसा युद्ध लड़ा जाए जिससे क्या हो, जिससे एक प्रकार से हम लोगों का मतलब कि हम लोगों की जो एक प्रकार सिचुएशन है ये राजा ख़त्म किया जाए। तो राजा से चूंकि सामने से जाकर के जनता लड़ नहीं सकती, इसलिए जनता में से कुछ जो फुर्तबाज लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, वही जंगलों में या पहाड़ियों पर छिप करके राजा की सेनाओं पर वार करते हैं, ठीक है। मुख्यतया यह साम्यवादियों का हथियार रहा है। साम्यवादी मतलब जो एक प्रकार से समाज के हित में काम करने वाले हैं, ठीक है। ये कार्रवाइयाँ मुख्यतः क्षेत्रों में होती है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर गुरिल्ला युद्ध नीति एक प्रकार से युद्धक्रम फॉलो होता है। वहाँ की जनता सत्ता दल से क्षुब्ध रहती है क्योंकि सत्ता वहाँ पर एक प्रकार से सत्ता के लोगों के द्वारा वहाँ पर कोई काम, कोई विकास नहीं होता है। और लोग एक प्रकार से जब शासक के बारे में नहीं जानते हैं, राजा के बारे में नहीं जानते, राज क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो भी एक प्रकार से ऐसे युद्ध को करते हैं और राजा के धर्मता को लूटने का काम करते हैं। FM ओशंका नाम के विद्वान, इन्होंने लिखा कि गुरिल्ला युद्ध से तात्पर्य लघु युद्ध से है, यानी छोटा युद्ध होता है। इसका प्रयोग उन अनियमित गैर पेशेवर सैनिकों के द्वारा किया जाता है जो अपने राष्ट्र की नियमित सेना या अन्य किसी आक्रमणकारी सेना के समर्थन से अथवा राष्ट्र के किसी भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार करने वाली सेना का विरोध करते हैं, ठीक है। अपने ही राज्य में या दूसरे राज्य में किसी भी तरीके से छुप करके और एक टुकड़ी पर आक्रमण करना या छोटे छोटे एरिया पर आक्रमण करना, ठीक है, ये होता है एक प्रकार से गुरिल्ला युद्ध नीति। ताकि एक प्रकार से जैसे राजा यहाँ पर से जा रहा है और यहाँ से पहाड़ियाँ यहाँ पर सब छुपे हुए हैं, यहाँ से डायरेक्ट वार करके इनको ख़त्म कर दो ऐसे, ठीक है, इस तरफ से। तो कुल मिलाकर के गुरिल्ला युद्ध ये होता है कि छुप करके वार करना। जैसे आप देखते गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग खूब किया था किसने? वीर शिवाजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऐतिहासिक अवधारणा के रूप में गुरिल्ला युद्ध क्रिया सैनिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र और जन समुदाय के द्वारा अपनाई जाने वाली युद्ध क्रिया होती है। यानी ऐसा राज्य जिसके पास सैनिक ज़्यादा नहीं है, जिसके पास सैनिक बल बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे राज्य किया करते गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग। और ऐसे व्यक्ति करते हैं जो एक प्रकार, ऐसा जन समुदाय जो कि एक प्रकार से राजा से खुश नहीं होता है या एक प्रकार से राजशाही वहाँ पर एक प्रकार से सही तरीके से नहीं चल रही होती है, ऐसे लोग एक प्रकार से ऐसे युद्ध करते हैं। मूल रूप से यह एक प्रतिरक्षात्मक युद्ध पद्धति होती है, यानी कि अपने रक्षा के लिए ऐसे, जैसे जनजातियों में आप जाएंगे, जनजाति इलाकों में
तो वो लोग अपनी रक्षा के लिए जो आने वाले प्राणी होते हैं उनको मार देते हैं। ठीक है, तो वो आत्मरक्षा में मारते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो मार दिए हमको। ठीक है, यानी कि वो एक प्रकार से सोचते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे पृथ्वी पर, हमारे धरातल पर आप क्यों आए हैं, बाहरी लोगों का आना मना है। इसलिए जनजातीय इलाकों में एक प्रकार से कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो कि एक प्रकार से उनके इलाकों में जाओ तो वो तुरंत मार देते हैं, तो वो भी एक प्रकार से अपनी रक्षा के लिए मारते हैं। तो ये यानी गुरिल्ला युद्ध जो होता है यह भी एक प्रतिरक्षात्मक युद्ध है, यानी कि एक प्रकार से अपनी रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाता है ये, ताकि हमारा अस्तित्व भी बचा रहे। भले ही इसकी विधियां कितनी भयावह और आक्रामक क्यों ना हो, इसका प्रयोग संख्या व शस्त्रों की दृष्टि से कमज़ोर रहने वाले सैनिकों अथवा साहसिक असैनिक युवकों के समूहों के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है और संगठित शत्रु के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, यानी शत्रु बहुत बड़ा है और उसको हम सामने से हरा नहीं सकते, तो ऐसे में हम गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका लक्ष्य होता है क्या कि आमने सामने की लड़ाई से बचना, ताकि एक प्रकार से आमने सामने लड़ेंगे तो हार ही जाएंगे। गुरिल्लाओं की मुख्य विशेषताएं होती हैं उत्कृष्ट प्रेरणा तथा जनता एवं भू क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान, क्योंकि उनको ये पता होता है कि कहाँ पर नदी है, कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर क्या है। और एक प्रकार से उनको ये भी पता होता है कि एक प्रकार से उनको एक प्रकार से उनके पास मोटिवेशन होती जनता की, जनता उनको चाह रही होती है। इस तरीके से वो भौगोलिक नॉलेज भी रखते हैं। इनके लड़ने का तरीका जो होता है शत्रु को परेशान कर देता है। शत्रु हयदास जाते हैं कि भाई जो है कितनी सेना है, कितने लोग हैं, उनको पता ही नहीं चलता कितने लोग हैं, छुप छुप करके वार करते हैं। इधर से कोई देख रहा है किधर है भाई किधर। जैसे गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग खूब किया था किसने किया था, मेघनाथ को आपने देखा होगा युद्ध लड़ते हुए। जब एक प्रकार से लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होता है तो देखिए मेघनाथ को पता चल गया था कि भाई सामने से तो लक्ष्मण और राम जी को हरा नहीं पाएंगे, तो पीछे छुप करके वार कर दो, गायब होकर के, इधर छुप करके उधर गायब होता था। ठीक है, अदृश्य होता था मेघनाथ लगातार, आप देखते हैं। तो अदृश्य इसलिए होता था क्योंकि एक प्रकार से उसको पता था कि सामने से अगर वार करेंगे तो कुछ ना कुछ काट इनके पास होगा ही। ठीक है, इसीलिए वो छुप करके वार करता है, नाक फांस देता है तो भी छुप करके ही वार करता है। ऐसे ही एक प्रकार से आप देखिए मेघनाथ जो था वो एक प्रकार से जब लक्ष्मण पर शक्ति मारता है तब भी इधर उधर गायब होकर के मार देता है। ठीक है, तो जैसे उसमें गाना था कि लक्ष्मण को वहाँ लगी बरछी, काहू के रोकन से न रुके बरछी। ठीक है, लक्ष्मण के आकर के वो बरछी लग जाती है। ठीक है, उतनी बेग से आती कि हनुमान जी तक उसको नहीं रोक पाते। हनुमान जी को ये आशीर्वाद प्राप्त है कि भाई कोई भी अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब चूंकि संधान जब किया गया लक्ष्य को, चूंकि मेघनाथ बड़ा विद्वान भी था, ठीक है, दुर्गा जी का पुजारी था, निकुंबला माता का पुजारी भी था, तो उसने संधान किया था अर्जुन मतलब इनके ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर, तो हनुमान जी उसको नहीं रोक पाए और प्राण मतलब कि अंतोगत्ता करके उनको प्राणघातनी जो थी वो लग जाती है मूर्छा। तो इस तरीके से आपने देखा तो कहीं ना कहीं पे लड़ने का तरीका शत्रु को परेशान कर देता है। शत्रु हयदास से जाते हैं कि भाई अब क्या करें, कहाँ पर शत्रु है, किसको मारें, कहाँ जाए। लक्ष्मण इधर तीर लेकर के इधर देख रहे हैं, इधर इधर देख रहे हैं, उधर हंस रहा है, उधर हंस रहा है, 4 मेघनाथ निकल गए, उधर 5 मेघनाथ आ गया, इधर नीचे कहीं बगल में खड़ा है, कहीं उधर खड़ा है। बोले ये माया युद्ध, जैसे उस समय रामायण में माया युद्ध था, ऐसे ही गुरिल्ला युद्ध होता है। इधर से एक तीर आई लगी, कौन मार दे ससुरा, तब तक उधर से एक तीर आ गई, भर से इधर से तीर आ गई, उधर से तीर आ गई, मतलब इस तरीके से इधर मारे उधर देखा, उधर मारे तब तक इधर से आ गई, उधर से मारे उधर आ गई। यानी इस तरीके से शत्रु सेना में हलचल पैदा कर देता है। शत्रु सेना एकदम से सोचती है अरे यार कहाँ फंस गए हम, सामने कोई दिख ही नहीं रहा है, जंगलों से तीर आ रहे हैं, किस पर वार कर दे। घात लगाना, अचानक धावा बोल देना, मतलब सैनिक जा रहे हैं, कोई डोली निकल रही, अचानक से हमला कर दो। आतंकित करना, इसके द्वारा शत्रु पर अपनी शक्ति श्रेष्ठता स्थापित करना होता है। यानी कि शत्रु सेना को लगता है कि भाई हमसे भी कोई पराक्रमी शक्ति है जो यहाँ पर रहती है, तो इस तरीके से शत्रु जो होता है डर जाते हैं और उस एरिया में फिर दोबारा नहीं जाते हैं। ठीक है, ये होता है गुरिल्ला युद्ध नीति। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रति छापामार युद्ध से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रति गुरिल्ला युद्ध या प्रति छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध बात एक ही है। तो प्रति गुरिल्ला युद्ध का अर्थ होता है गुरिल्लाओं के पतन के लिए उचित कार्रवाई समय से करना। ठीक है, प्रति छापामार मतलब कि गुरिल्लाओं के विरुद्ध युद्ध करना ही प्रति छापामार युद्ध होता है।
कुछ सरकारें गुरिल्ला विरोधी युद्ध की संक्रिया में बहुत सफल हुई हैं, लेकिन कुछ सरकारों को जन सहयोग के अभाव में सफलता नहीं मिली। चूँकि अगर वहाँ के जनमानस का सपोर्ट मिल जाता है कि गुरिल्लाओं को साफ करना है या ऐसे लोगों को साफ करना जो कि लूट लेते हैं धन संपदा को, सरकारी कोष को खाली कर देते हैं, उनको अगर मतलब कि उनको पकड़वाने में अगर जन समुदाय साथ ना दे, वहाँ के कोई जो है स्थानीय लोग साथ ना दे, तो सरकारें कुछ नहीं कर पाती हैं। ठीक है। वैसे सैद्धांतिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टियों से इस कार्य में सरकारों को पूर्ण सफलताएं मिली हैं। जैसे ग्रीक में, मलाया में, फिलीपींस वगैरह की सरकारों में गुरिल्ला को प्रति गुरिल्ला या विप्लव विरोधी युद्ध के द्वारा परास्त किया गया है। तो विप्लव युद्ध या विप्लव विरोधी युद्ध, एक प्रकार से विप्लव युद्ध यही होता है, गुरिल्ला युद्ध। विप्लव विरोधी युद्ध के द्वारा इनको परास्त किया गया है। किसको? गुरिल्लाओं को। ठीक है। कहाँ पर? ग्रीक वगैरह में, यानी ग्रीस देश में, ग्रीक देश में, ठीक है, मलाया में, फिलीपींस देश में, इस तरीके से इन सभी स्थानों पर गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार से को पराजित किया गया सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्ट्रेटजी का क्या उद्देश्य होता है? फटाफट से आप बताएं। देखिए, स्ट्रेटजी को रणनीति बोलते हैं अंग्रेजी में। स्ट्रेटजी का उद्देश्य कम से कम नुकसान उठा करके, यानी जितना कम हो सके उतना नुकसान हो और शत्रु पर विजय प्राप्त करना होता है। यानी कि एक प्लान जो होता है, स्ट्रेटजी जो बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है, कम समय में आप कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाएं, यही होती है प्लानिंग का मेन उद्देश्य। कोई भी प्लान आप करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात यही सोचते हैं कि कितना कम पैसे में, कितना कम समय में हमारा काम हो जाए। तो ऐसे ही एक प्रकार से कम संसाधनों का प्रयोग करके, ठीक है, कम नुकसान उठा करके शत्रु पर विजय प्राप्त करना ही स्ट्रेटजी कहलाती है युद्ध में। यहाँ विजय प्राप्त करने का तात्पर्य शत्रु सेना का संपूर्ण विनाश ना होकर के उसके आत्मसमर्पण कर देने से है। यानी कि शत्रु सेना को ऐसा नहीं कि सबको मार ही डालो, ऐसा कोई नियम कायदे निकालो जो है, जैसे ऐसी कुछ तान सुनाओ जिससे, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मतलब कि ऐसी कुछ व्यवस्था करो, ठीक है, जिससे क्या हो, शत्रु सेना पराजित होकर के राजा जो है अपने आप में आए कि प्रभु साहब हमको छोड़ दो, बचा लो हमको, इस तरीके से बोले। जब ये होगा तो वही स्ट्रेटजी बनाने वाले जो होते हैं वो आत्मसमर्पण करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। वो एक प्रकार से शत्रु सेना में हलचल पैदा करके या शत्रु सेना को डरा धमका करके या शत्रु सेना में ऐसी भ्रामक जानकारी फैला करके कि भाई सामने वाली सेना बहुत जो है पावरफुल है, तो ऐसे में वो राजा आते कि भाई चलो क्यों युद्ध लड़ना, आप जो कहोगे वो टैक्स देते रहेंगे, आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, संधि कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। किंतु शत्रु को हतोत्साहित कर उसे आत्मसमर्पण हेतु विवश करने का यह कार्य उसी समय संभव है जब पहली बात शत्रु के लिए कठिन और विषम परिस्थितियों का निर्माण करके उसमें मतलब उसे उसमें फंसा दिया जाए शत्रु को, ताकि एक प्रकार से वो परिस्थितियों में ही फंसा रहे, वो अपनी स्ट्रेटजी न बना पाए। ठीक है। दूसरी बात, शत्रु के विरुद्ध अपने लिए अनुकूल और उत्तम परिस्थितियों का निर्माण कर लिया जाए, ताकि शत्रु जो है उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हों और हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां हों। तब शत्रु एक प्रकार सोचेगा कि भाई ये लोग तो ऐसे युद्ध से परिचित हैं, हम इस प्रकार की परिस्थितियों में युद्ध नहीं कर पाएंगे। यानी सिचुएशन ही ऐसी बना दी जाए जिससे एक प्रकार शत्रु सेना में भय का वातावरण, भय का माहौल पैदा रहे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रति विप्लव युद्ध की सफलता के सूत्र बताइए। प्रति विप्लव युद्ध एक प्रकार से क्यों सफल है? देखिए, प्रति विप्लव को सफल बनाने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, जिसके बगैर प्रति विप्लव अथवा विप्लव विरोधी अभियान को सफल बनाने के लिए इसका प्रयोग आवश्यक है, जो निम्न है। देखिए, पहली बात तो ये कि विप्लवियों का स्थानीय जनता से हर प्रकार का संबंध विच्छेद करना आवश्यक होता है, क्योंकि स्थानीय जनता के सहयोग के बगैर विप्लव सफल नहीं हो पाता। ठीक है, यानी विप्लव का मतलब जैसे गुरिल्लाओं के जो विरुद्ध युद्ध होता है उसी को विप्लव युद्ध कहते हैं। दूसरी बात, गुरिल्ला युद्ध क्रम का सिद्धांत माओ की 3 भागों में चलने वाली गुरिल्ला युद्ध नीति है, जिसमें गुरिल्ला कमांडर पूरी तैयारी करता है तथा दूसरे चरण में शासन पर अधिक से अधिक दबाव बनाता है। यह चरण जितने लंबे समय तक चलता है उतना ही गुरिल्ला कमांडर लाभ की स्थिति में रहता है। इस प्रकार प्रति विप्लव में गुरिल्ला को प्रथम चरण में ही कुचल देना चाहिए, ताकि वह दूसरे चरण में प्रवेश ना कर पाए, और इस तरीके से गुरिल्ला को समाप्त किया जा सकता है। अगर गुरिल्ला ने रणनीति बना ली, गुरिल्ला प्रथम चरण में विजय हो गया, तो फिर एक प्रकार से आप सोचो कि आपकी तो लग गई। ठीक है, इस तरीके से आप उसको रणनीति ना बनाने दो, आप फर्स्ट ही इंप्रेशन ऐसा वार करो कि वो दोबारा धराशायी हो जाए, उसका मनोबल तोड़ दो गुरिल्ला का। प्रति विप्लव में गुरिल्लाओं को मिलने वाली विदेशी सहायता जो है, खास करके जो विदेशों से गुरिल्लाओं को सपोर्ट मिलता है, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, ये सब सपोर्ट जो मिलता है विदेशी लोगों से,
वो पूरी तरह से पहले उस पर प्रतिबंध लगा दें ताकि विदेशों से उनको कोई सत्ता या कोई शक्ति ना प्राप्त हो। कुछ समय के पश्चात गुरिल्ला स्वयं आत्मसमर्पण करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी जो छुप करके वार करते हैं, माओ वगैरह के जो एक प्रकार से माओवादी या जो गुरिल्ला युद्ध में, जैसे कि ये भी युद्ध होता है, जैसे कि आजकल आप देखते हैं माओवादी बहुत सारे हैं, ठीक है। या आप देखते हैं कि वो क्या नाम है उसका, अरे कई प्रकार के आप देखते, भारत में ही तमाम प्रकार के ऐसे युद्ध की जंगलों में रहते हैं और या स्थानीय मतलब सरकार की नीतियों को नहीं मानते हैं, ठीक है, सरकार का विरोध ही करते हैं हमेशा वो सब। तो आत्मसमर्पण वो कब करेंगे? क्योंकि उनको बाहर से फंडिंग होती है, वही फंडिंग रुकवा दो, बस सब काम खत्म। गुरिल्ला युद्ध क्रम में रत नेताओं को बंदी बना करके उनका वध कर देना चाहिए। यानी कि ऐसे नेता जो गुरिल्ला युद्ध को बढ़ावा देते हैं उनको सबसे पहले बंदी बना लो। आर्थिक स्रोत जो है गुरिल्लाओं का वो काट दो, राजनीतिक स्रोत काट दो, सब कुछ काट दो। गुरिल्ला अपने आप आकर के धराशायी हो जाएंगे जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो, ठीक है। कुछ बाहरी ऐसे कि आप देखते हैं कि भारत को ख़त्म करने के लिए भारत में हमेशा जो है थोड़ा सा माहौल डर का पैदा करने के लिए गुरिल्लाओं को एक प्रकार से लोग या ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो कि एक प्रकार से छुप करके वार करते हैं, शासन शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न अगला आ चुका है, जोमिनी के द्वारा वर्णित स्ट्रेटजी का वर्णन कीजिए। जोमिनी ने एक प्रकार से जो स्ट्रेटजी के मौलिक सिद्धांत बताए हैं कि एक रणनीति जो होती है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, तो जानने का प्रयास करते हैं। लघु उत्तरीय में प्रश्न आ सकता है ये सब। देखिए, स्ट्रेटजिक उपायों को अमल में ला करके शत्रु की सेना के मुख्य भाग एवं युद्ध क्षेत्र के निर्णायक बिंदुओं तथा उसके संचार मार्गों पर ही प्रहार करना चाहिए, जबकि अपने को उसके प्रहार से बचाए रखना चाहिए। यानी कि आप वार करें उस पर, लेकिन उसके वार से हमेशा बचे रहें, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर उनके वार में एक प्रकार से आप आ गए, शत्रु सेना जो अटैक कर रही, तो उसके अटैक का एक प्रकार से आपके पास डिफेंस होना चाहिए अच्छा। तो आप अटैक करें और ऐसा अटैक करें कि जो शत्रु सेना है वो डिफेंस ना कर पाए। यानी इस तरीके से अटैक करें कि तो उसका डिफेंस तोड़ दें आप। जब उसका डिफेंस तोड़ देंगे तो एक प्रकार से वो शत्रु सेना अपने आप पराजित होने लगेगी। और डिफेंस आपका अगर मजबूत होगा तो एक प्रकार से कितना भी आक्रमण शत्रु सेना कर ले तो आप हमेशा से एक प्रकार से अव्वल दर्जे के रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, जेमिनी के द्वारा जो स्ट्रेटजी के सिद्धांत है, दूसरी बात, जब भी युद्ध हो तो इस विधि से युक्त चालें चली जाएं ताकि शत्रु के कुछ भागों के विरुद्ध अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग सहजता से किया जाए। यानी कुछ भाग जो शत्रु का है उस पर एक प्रकार से कुछ सैनिक शक्ति का प्रयोग बहुत ही सहायता से, मतलब कि प्रयोग क्या किया जाए, सहजता से किया जाए। मतलब कि ऐसा लगे शत्रु को कि शत्रु को लगे कि भाई आगे वाली सेना जो है बहुत ही सरल चाल चल रही है। ऐसे में क्या सोचेगी अगली जो शत्रु होगी, दूसरा शत्रु होगा आपका, वो सोचेगा कि भाई ये लगता है अभी नवधुआं है युद्ध करने में, तो वो एक प्रकार से कुछ गलत काम करेगा या कुछ गलत जो है निर्णय लेगा। और उसी गलत निर्णय का आपका फ़ायदा उठा करके तुरंत जो है अपनी बाहरी टुकड़ी या जो पावरफुल टुकड़ी है उसको एक अलग विधि से प्रयोग करके उस पर वार कर देना चाहिए। तीसरी बात कि संग्राम भूमि में, यानी जहाँ पर युद्ध हो रहा है, वहाँ पर सामरिक युक्ति चालन का प्रयोग कर अपनी प्रमुख चालों को निर्णायक बिंदु पर लगाना चाहिए, अथवा इनको शत्रु की पंक्तियों के उस भाग पर लगाना चाहिए जहाँ उसे पराजित किया जा सकता है। यानी कि शत्रु की जो वीक पॉइंट एरिया है उसको पहचाने और उस वीक पॉइंट एरिया में अपनी शत्रु सेना, मतलब अपनी सेना को, अपनी पावरफुल सेना को उसी ओर भेज दे ताकि वहाँ पर जो उसका वीक पॉइंट है उसको पराजित करे। यानी कि उसका एक प्रकार से जो है एक प्रकार से जो वीक पॉइंट है, जो कमज़ोर एरिया है, वहाँ पर वार करें। इसके अलावा इस रूप में वस्तुओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि व्यक्तियों के समूहों को न केवल निर्णायक स्थानों पर लगाया जा सके वरन इसको तीव्र गति से या तीव्र गति के साथ एक बृहत समूह में भी लगाया जा सके, ठीक है। यानी वस्तुओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ऐसे ताकि व्यक्तियों के समूहों को न केवल निर्णायक स्थानों पर लगाया जाना चाहिए बल्कि इनको तीव्र गति से एक साथ बृहत समूह में भी लगाया जा सके। यानी ऐसे एरिया में सैनिकों को फिट करें कि अगर आवश्यकता पड़े तो फिर से सभी लोग इकट्ठा होकर के और एक साथ वार कर दें। इस तरीके से इन्होंने, जेमिनी ने एक प्रकार से रणनीति बताई है युद्ध करने के लिए कि ऐसे ऐसे युद्ध करेंगे तो आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न आपका है दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न है सैन्य विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है बताइए। चूँकि मिलिट्री साइंस का संबंध जो है अन्य विज्ञानों से भी रहा है और बिल्कुल होना भी चाहिए, और इसमें कई सारे विज्ञान हैं जैसे सैन्य विज्ञान, भूगोल का, इतिहास का, इन सभी के साथ अपना अपना संबंध रहा है। तो आइए उन्हीं संबंधों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके का संबंध जो है विज्ञानों के साथ रहा है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ। तो सैन्य विज्ञान ज्ञान की एक शाखा होने के कारण से उसका संबंध जो है अन्य शाखाओं से होना स्वाभाविक सी बात है और अनिवार्य भी है। पहला एक प्रकार से जो विषय है वो है भूगोल, यानी जियोग्राफी और सैन्य विज्ञान का अपना बड़ा पुराना नाता रहा, जो कि जब भी आप सेनाओं में युद्ध की बात करते हो तो युद्ध के लिए भौगोलिक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। युद्ध में एक प्रकार से जब आप जैसे गुरिल्ला क्यों सफल होते हैं अपने एरिया में, क्योंकि वो अपने एरिया के सिरताज, अपने एरिया के मालिक होते हैं। उनको पता होता है कहाँ पर कितना गड्ढा है, कहाँ पर कितना ज़्यादा एक प्रकार से ऊँचा स्थान है। उनको पता होता है नदी बह रही तो किस दिशा में बह रही और कहाँ पर बह करके जाएगी। उनको भौगोलिक स्ट्रक्चर का पूरा भूमि क्षेत्र का ज्ञान होता है, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। यहाँ तक कि मौसम कहाँ पर कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग भी लोगों को पता होता है। वो भी मौसम और एक प्रकार से ये सब चीज़ें भी प्रभाव डालती हैं कहाँ पर, किस पर, तो ये युद्ध पर प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो सैन्य विज्ञान और भूगोल में क्या मतलब कि क्या जो है संबंध है, देखिए भौगोलिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रभाव सैनिक योजनाओं पर पड़ता है, शस्त्र अस्त्रों पर पड़ता है, संक्रियाओं पर पड़ता है, साज सज्जा पर पड़ता है, समरतांत्रिक चालों पर पड़ता है। और यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही सुरक्षा व्यवस्था अपनानी पड़ती है। यानी जिस तरीके से भौगोलिक चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे भारत में क्या है, भौगोलिक तंत्र बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत के दक्षिण में समुद्र है, ठीक है, और पूर्व और पश्चिम में भी समुद्र आप देखने को मिलता है। अब आप इधर देखेंगे ऊपर थोड़ा सा क्या हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, यानी भारत जो है चौतरफा जो है वो सिक्योर है। बस अगल बगल के जो देश हैं थोड़े बहुत पड़ोसी वही टिन्न पुण्य करते हैं, बाकी बाहरी आक्रमण यहाँ पर बहुत कम आपको दिखाई पड़ेगा कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी रक्षा एक समुद्र और पहाड़ कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही सुरक्षा व्यवस्था अपनानी पड़ती है। और इस संदर्भ में प्रसिद्ध ब्रिटिश जनरल थे बावेल का कहना है कि किसी स्थान का भूगोल ही वहाँ होने वाली लड़ाइयों के स्वरूप को सुनिश्चित करता है। यानी किसी स्थान पर मान लेते खूब सोना चांदी है तो वहाँ पर लोग सोने के लिए जाएंगे। अब जब सोने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर एक प्रकार सभी लोग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा युद्ध का एक प्रकार से रूप धारण कर लेगी, एक धीरे धीरे करके वो संघर्ष बनेगी प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा जब संघर्ष बनेगी उसके बाद में फिर क्या होगा, युद्ध होगा। यानी एक प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि एक एरिया भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, तो उस संसाधन भरी चीज़ों को सभी लोग अपनाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में युद्ध स्वाभाविक सी बातें हो जाएगा, ठीक है। भौगोलिक तथ्यों की उपेक्षा कर कोई भी सेना युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकती, यानी भौगोलिक चीज़ों को एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये भूगोल का संबंध हो गया, यानी भूगोल बहुत ज़रूरी होता है सैन्य विज्ञान में। और दूसरा अगला संबंध जो है, अगला सब्जेक्ट आपका है कौन सा भाई, सैन्य विज्ञान का संबंध इतिहास से। देखिए इतिहास से क्या संबंध है सैन्य विज्ञान का। इतिहास से मानव जाति की संस्कृति और सभ्यता से संबंधित समस्त जानकारी हमको मिलती है कि मानव का जो इतिहास रहा है उसमें मानव जाति की संस्कृति यानी मानव कल्चर कैसा रहा और मानव का सिविलाइजेशन कैसा रहा है पहले प्राचीन काल में। और यहाँ तक कि हमको प्राचीन समय में जो युद्ध वगैरह लड़े गए उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, किस सिचुएशन में क्या हुआ था ये भी हम जान पाते हैं, किस युद्ध में कौन जीता था कौन हारा था, और वो जो जीता था वो क्यों जीता था, जो हारा था वो क्यों हारा था, इन सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इसलिए एक प्रकार से इतिहास बहुत ज़रूरी होता है सैन्य विज्ञान के दृष्टिकोण से, जिसके अभाव में युद्धों का अध्ययन अधूरा ही रह जाता है। विगत युद्धों के जय पराजय यानी जीत हार का विश्लेषण ही वर्तमान और भविष्य के युद्धों का आधार होता है। युद्ध के देवता के नाम से विख्यात प्रसिद्ध सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है कि महान सेनानायकों के अभियानों का बार बार अध्ययन और मनन करो, उन्हें अपना आदर्श बनाओ। युद्ध कला के भेदों को जानने तथा एक महान सेनानायक बनने का यही रहस्य है। ऐसा किसने बताया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने बताया था, ठीक है। तो नेपोलियन बहुत ही महान व्यक्ति रहा होगा। रहा क्या, नेपोलियन जो मतलब कि नेपोलियन जो था बहुत युद्ध लड़ा और बहुत युद्ध जीता, विजयी रहा। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो हैं वो भारत के एक प्रकार से नेपोलियन कहे जाते हैं, क्योंकि भारत में एक प्रकार से जो काम समुद्रगुप्त का था, गुप्त वंश के सम्राट थे समुद्रगुप्त, उन्होंने जो भी युद्ध लड़ा वो सारे के सारे युद्ध जीते, एक भी युद्ध समुद्रगुप्त हारा नहीं। इसका मेंशन पूरे के पूरे इतिहास की हिस्ट्री में, मतलब पूरे के पूरे हिस्ट्री में कहीं पर नहीं कि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध हारा हो, लेकिन नेपोलियन युद्ध हारा भी था, ठीक है।
इस तरीके से इतिहास जो होता है, इसके माध्यम से इतिहास में जो बड़े बड़े योद्धा रहे हैं उनकी कलेबाजी, वो किस तरीके से युद्ध करते थे, उनकी रणनीति को हम जान पाते हैं। ठीक है, तो यानी इतिहास भी बहुत ज़रूरी है। यह इतिहास का संबंध बहुत ही एक प्रकार से इफेक्टिव रहा है। किसके दृष्टिकोण से? सैन्य विज्ञान के दृष्टिकोण से। अगला जो सब्जेक्ट आपका आएगा वो है, मतलब अगला जो है वो सैन्य विज्ञान का संबंध अर्थशास्त्र से यानी इकोनॉमी से। चूँकि आप देखते हैं अगर युद्ध में सैनिक रहेंगे, सैनिक का भोजन पानी की व्यवस्था करना हुआ, सैनिक को वेतन देना हुआ, तो जैसे जैसे सैनिक जब ज़्यादा वेतन पाएंगे, ज़्यादा उनको एक प्रकार से चीज़ें मिलेंगी, तो वो एक प्रकार से और अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, काम करेंगे और मन लगा करके काम करेंगे। ठीक है, यानी इकोनॉमी का बड़ा फैक्टर होता है। धन के बिना कोई सैन्य संगठन संभव ही नहीं है। आर्थिक दृष्टि से सबल राष्ट्र के लिए अपना सैनिक विकास करना भी दुष्कर होता है, क्योंकि सेना की संख्या और सशस्त्र सेनाओं का प्रकार, उपयुक्त सैन्य योजना आदि का आधार पूर्णतः राष्ट्र विशेष के आर्थिक स्रोतों पर ही रहता है। यानी कि पैसा रुपया नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अगर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, उनको खाना पीना रहेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें पाएंगे खाने के लिए सैनिक वगैरह, तो सैनिक का मन भी लगेगा और सैनिक पढ़ने मतलब युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और डरेंगे नहीं किसी से। कार्ल मार्क्स नाम का एक विद्वान है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स। इन्होंने कहा कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। आधुनिक युद्ध अत्यंत खर्चीले होते हैं, जिसकी योद्धिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करना बहुत कठिन काम है। यानी एक प्रकार से बिना अर्थतंत्र के या बिना पैसों के युद्ध दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। यानी अर्थशास्त्र भी एक प्रकार से सैन्य विज्ञान से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ओके, अगला जो सब्जेक्ट आपका आएगा वो है भैया कौन? राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। आप देखिए सैन्य विज्ञान जो होता है, युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध एक प्रकार सत्ता को ही हथियाने के लिए युद्ध होते हैं। सत्ता का शासन है, शासन के विज्ञान के बारे में कौन बताता है? राजनीति विज्ञान ही शासन प्रशासन का अध्ययन करवाता है। तो यानी राजनीति के कारण ही युद्ध होते हैं। आजकल तो राजनीतिक युद्ध ही होते हैं। ठीक है, तो सत्ता हथियाने के लिए ही युद्ध होता है। सुनतजू नाम के एक व्यक्ति है, इन्होंने लिखा कि युद्ध राज्य का एक आवश्यक अंग होता है। यानी राज्य में ही युद्ध होते हैं, राजा महाराजा युद्ध करते हैं। और सुमैन भी कहते हैं कि युद्ध राज्य शक्ति का अंतिम हथियार होता है। यानी राज्य शक्ति का अंतिम हथियार क्या होता है? युद्ध होता है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध जर्मन सैन्य विशेषज्ञ रहे क्लासविट्ज महोदय, इन्होंने कहा कि राज्य जो होता है अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए युद्ध का सहारा लेता है। अपनी नीतियों को समस्त राजाओं को एक प्रकार से मनवाने के लिए युद्ध करता है। आज युद्ध की प्रकृति जरूर बदल गई है। देश के प्रत्येक नागरिक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से युद्ध में योगदान करना होता है। कुल मिलाकर के युद्ध जो होता है आजकल एक प्रकार से केवल ऐसा नहीं कि सामने जाकर के युद्ध लड़ा जाए, बल्कि आज के युद्ध जो है वो एक प्रकार से ऐसे भी हो जाते हैं। हर जनता एक प्रकार से मतलब जनता से आप किसी चीज़ का बाइकाट कर दो, किसी प्रोडक्ट का बाइकाट कर दो, जो प्रोडक्ट कोई देश बनाता है उसका बाइकाट कर दो, अपने आप वो देश एक प्रकार से धराशायी होने लगेगा। अगला जो विषय है आपका है वो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से क्या संबंध है भाई इसका? सैन्य विज्ञान का। क्योंकि आप देखते हैं जब कभी कभी सैनिकों का जो मनोबल है आप डाउन कर दें, सैनिकों का एक प्रकार से जो मानसिक लेवल है वो पता करके और उनके एक प्रकार से उनको उनमें भ्रम पैदा कर दें, तो जब भ्रमित हो जाएंगे व्यक्ति तो एक प्रकार से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सेना एक प्रकार का सामाजिक संगठन होता है जिसमें अनुशासन, मनोबल, नेतृत्व, साहस, भय, प्रचार, देशभक्ति की भावना, चिंता, मनोग्रस्तता जैसे मानसिक तत्वों का बहुत महत्व होता है। अब इन्हीं सभी मानसिक तत्व चूँकि सेना में मौजूद होते हैं और इन सभी चीज़ों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसीलिए मनोविज्ञान और सैन्य विज्ञान एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आज के युद्ध भी आप देखते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध होते हैं, जिसमें वास्तविक लड़ाई की से पहले शत्रु के यौद्धिक मानसिकता का विघटन करना होता है, उसका एक प्रकार से जो मानसिक लेवल उसको कम करना होता है। हिटलर का कथन था कि सैन्य विज्ञान और मनोविज्ञान के गहरे संबंध को दर्शाता है कि वास्तविक लड़ाई एक गोली चलने के पहले ही लड़ा जाता है। इस संबंध में कौटिल्य ने कहा कि एक धनुषधारी के धनुष से छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक भी सैनिक को ना मारे। यानी कभी कभी क्या होता है कि एक धनुषधारी ने अगर एक बाण छोड़ा तो हो सकता है कि वो किसी सैनिक को ना लगे बाण और बाण निसफल हो जाए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा किया गया बुद्धि का प्रयोग गर्भ स्थित प्राणियों को भी नष्ट कर देता है। यानी अगर आप बुद्धिमान हैं और आप बुद्धि का प्रयोग करके, यानी बल हमेशा जो होता है वो हार जाता है किससे? बुद्धि से। यानी बुद्धि जो होती है वो बल से बड़ी होती है। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि अकल बड़ी की भैंस, तो लोग कहते हैं कि अकल मतलब भैंस बड़ी है, लेकिन अकल बड़ी है, बुद्धि बड़ी है। मतलब ये किसी कोई नहीं कहता कि भैंस बड़ी है, क्योंकि सभी को पता है कि भाई अकल जो होती है वो बहुत बड़ी है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यानी बुद्धि जो होती है वो हमेशा बल पर हावी रहती है। बुद्धि के द्वारा एक प्रकार से बड़े बड़े आप देखते हैं एक छोटी सी चींटी जो होती है वो बुद्धि का प्रयोग करके बड़े से बड़ी हाथी को गिरा देती है। ठीक है, यानी क्यों? क्योंकि एक प्रकार से उसके पास बुद्धि है, वो नाक में घुस करके और उसको चालना प्रारंभ कर देती है। हाथी उसी से परेशान हो जाता है और गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। तो ये सब एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक ही चीज़ें हैं। तो युद्ध में मनोविज्ञान का बड़ा एक प्रकार से योगदान रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला जो एक प्रकार से प्रश्न है वो है सैन्य विज्ञान तथा भौतिक शास्त्र के बारे में। सैन्य विज्ञान है मिलिट्री साइंस और भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में क्या संबंध रहा है। देखिए, विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव यदि जीवन में किसी एक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ता है तो वो है सैन्य क्षेत्र में। विज्ञान के प्रयोग के द्वारा आजकल आप देखते तमाम प्रकार के टैंक, तमाम प्रकार की मिसाइलें बनाई जाती हैं। प्रक्षेपास्त्र आप देखते कहते हैं प्रक्षेप मतलब परवलय, प्रक्षेप का पद क्या होता है? परवलयाकार होता है। यदि मिसाइल छोड़ेंगे तो किस तरीके से छोड़ते मिसाइल? सीधा नहीं छोड़ते कि सीधा मिसाइल जाएगी, ना ना ना, प्रक्षेप मतलब कोई चीज़ प्रक्षेपास्त्र। तो देखिए मिसाइलें किस तरीके से, इस तरीके से छोड़ती हैं, इस तरीके से जाकर के इस तरीके से गिरती है, यानी कि इस तरीके से, यानी कि एक परवलय में जाती हैं। यानी ये परवलय क्यों बताता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है? ये फिजिक्स बताता है। ठीक है, ऐसे ही तमाम प्रकार के नियम कायदे जो होते हैं वो फिजिक्स के द्वारा ही संभव है। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा न्यूटन का, बंदूक से गोली चलाओ, अब क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा ये होता है कि भाई बंदूक जो होगी उससे गोली निकलेगी तो झटका लेती है। क्यों झटका लेती है? ये एक प्रकार से चूंकि वो प्रतिक्रिया करती है, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो मानव सभ्यता के विकास में 50% से अधिक खोजों का उद्देश्य सैनिक आवश्यकता ही रही है। अपरंपरागत तथा संपूर्ण युद्ध की अवधारणा के पीछे आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ही रहा है। आणविक शस्त्र अस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों के संहारक क्षमता के संदर्भ में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने लिखा कि मैं नहीं जानता कि तृतीय विश्व युद्ध में किन किन हथियारों का इस्तेमाल होगा, किंतु मैं निश्चित रूप से यह बता सकता हूँ कि चतुर्थ विश्व युद्ध में किन हथियार का इस्तेमाल होगा, अर्थात पत्थर का एक प्रकार से इस्तेमाल होगा, चूँकि कुछ भी बचेगा नहीं। अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो जब चौथा विश्व युद्ध अगर मान लेते कभी भविष्य में होगा तृतीय विश्व युद्ध के बाद में, तो लाठी डंडा से लोग लड़ेंगे, क्योंकि उस समय सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं, भौतिक शक्तियाँ हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। यह कथन आधुनिक प्रौद्योगिकी के सैन्य प्रयोग से मानव अस्तित्व पर बने संकट को दर्शाता है। क्योंकि आजकल अगर कोई भी देश चाहे तो मतलब एक भी परमाणु बम किसी ने छोड़ दिया आकर के झटके में, तो आप सोचो कितना तबाही होगी। जापान का हिरोशिमा और नागासाकी शहर आप देखते किस तरीके से तबाह हुआ था जब बम छोड़ा गया था 1945 के आसपास। सैन्य विज्ञान और रसायन शास्त्र का क्या संबंध है, इसको जानने का प्रयास करते भाई। देखिए, युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए विषैले रसायनों का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो रासायनिक पदार्थ तमाम प्रकार के ऐसे होते हैं जो कि एक प्रकार से युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और शुक्र नीति मतलब आप देखते हैं अथर्ववेद में, मार्कंडेय पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामंदकीय नीतिसार जिसको कहते हैं शुक्र नीति शास्त्र, पंचतंत्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति तथा बृहद संहिता आदि ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रकार के हथियारों का उल्लेख है जिनके द्वारा रण क्षेत्र में आग लगाना हो गया, घनघोर वर्षा कर देना हो गया, बादलों की गरज, चारों ओर से अंधकार पैदा करना हो गया। ऐसे तमाम प्रकार के तत्वों का उल्लेख पहले भी था। यानी प्राचीन काल में आप देखते हैं अथर्ववेद में ऐसा वर्णन है। अथर्ववेद पुराना वेद है। अथर्ववेद में बताएगा कि भाई किस तरीके से बादलों की गरज कैसे निकाल सकते हैं किसी तत्व के माध्यम से, पानी कैसे बरस सकता है उस एरिया में, आग कैसे लग सकती है। यानी कि तमाम प्रकार के रासायनिक प्रोडक्ट जो थे वो अथर्ववेद के लोगों को भी पता था। अथर्ववेद में लिखी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताई गई मनुस्मृति, यानी पुराने जो हमारे ग्रंथ है उसमें रासायनिक शास्त्रों के बारे में बहुत डीपली नॉलेज दिया गया है। लेकिन हम लोग उसको एक प्रकार रिसर्च नहीं कर पाए हैं, हम लोग जान नहीं पाए हैं, इसी वजह से एक प्रकार से उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से जो आधुनिक चीज़ों आधुनिक समय में आजकल होता है कि वर्षा करवा देते हैं, पहले लोग वर्षा और यहाँ तक कि जो ऋषि मुनि होते थे वो एक प्रकार से बिना माचिस के अग्नि जला देते थे, यज्ञ वगैरह करते थे तो बिना माचिस के अग्नि जला देते थे। ठीक है, इस तरीके से आधुनिक युद्ध में धुआं फैलाने वाली, दम घोटने वाली, आंखों में जलन पैदा करने वाली, त्वचा को जलाने वाली जैसे तमाम प्रकार की गैसें जो हैं, विषैले रसायन पदार्थ हैं, उनका प्रयोग जो किया जाता है, पहले भी ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता रहा है, जिसके कारण से रासायनिक युद्ध कला का जन्म हुआ और रसायन शास्त्र जो है वो सैन्य विज्ञान से संबंधित रहा। ठीक है, अगला जो प्रश्न मतलब अगला जो विषय है आपका वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किस, अब ये सब एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय में कम से कम लगभग यहाँ से 5 से 6 प्रश्न अति लघु उत्तरीय में पूछे जाएंगे, वो भी आपका यहाँ पर तैयार हो रहा है। देखिए, सैन्य विज्ञान और जीव विज्ञान में क्या संबंध है।
देखिए, जैविक कारकों के द्वारा शत्रु के भोजन, पानी और खाद्य सामग्री को विषाक्त करके उसके स्वास्थ्य को कमज़ोर करके उसके युद्ध करने की जो मानसिक शक्ति है उसका विघटन करने की हर संभव कोशिश की जाती है। आप देखिए, कौटिल्य वगैरह ने सिकंदर के साथ यह भी किया था। विभिन्न प्रकार के बीमारियों के जीवाणुओं को विभिन्न साधनों के शत्रु तक पहुंचाना, ताकि एक प्रकार से वायरल चीज़ें हो जाए, मतलब वायरस फैला देना। जैसे आजकल जो कोरोना वायरस है, ये सब एक प्रकार से ये रणनीति, बहुत बड़ी रणनीति है कोरोना वायरस वगैरह, या और भी चीज़ें जो आती हैं, विषैले जो विषाणु जीवाणु होते हैं, ये सब एक प्रकार से बहुत बड़ी रणनीति होती है अलग अलग देशों की। वो अभी से एक प्रकार से जैविक वार की बात करते हैं तमाम प्रकार के देश। तो विषैले जीवाणुओं से उत्पन्न रोग से केवल सैनिक ही प्रभावित नहीं होते, अपितु नागरिकों पर भी इसका बराबर प्रभाव पड़ता है, और इसके कारण से शत्रु का मनोबल गिर जाता है, और जिससे उसकी सैनिक सामर्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वो सैनिक भाग जाते हैं, वो युद्ध लड़ने से मना कर देते। जैसे कि सिकंदर ऐसे ही चंगुल में पड़ा था, ठीक है, और यहाँ से भाग गए थे वो लोग, सभी बीमार हो गए थे, और जाते जाते ही एक प्रकार सिकंदर की मृत्यु भी हो जाती है। उपर्युक्त वर्णित विषयों के अलावा अन्य विषय जैसे कि कंप्यूटर विज्ञान का आजकल बड़ा प्रयोग हो रहा है, सामाजिक विज्ञान, और ये सब विज्ञान जो है सैन्य विज्ञान पर इसका सबका गहरा संबंध रहा है। कुल मिलाकर के आज जो सैन्य विज्ञान है उसका जो पहलू है वो व्यापक है। सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में या सेना में तमाम प्रकार की चीज़ों का प्रयोग आजकल किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आप ये चाहते हो कि एक प्रकार से आपको कोर्स पढ़ना या इसकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करनी है, देखिए अगर पीडीएफ लेनी है भाई, देखें किसी भी सब्जेक्ट की, अगर आपका सैन्य विज्ञान है, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपके और होंगे, ठीक है। तीन की आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, और एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा, और एक आपका को करिकुलर कोर्स होगा, यानी ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, और इसमें आपका सैन्य विज्ञान भी है। देखिए सभी की जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और भी मॉडल पेपर सैन्य विज्ञान के भी देंगे, तो इन सभी के मॉडल पेपर की पीडीएफ और भी तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा करवाई जा रही है। आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है। इस पर आपको एसएमएस करके क्या कहना है कि सर जी हमको कोर्स चाहिए बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का, हमारा यूनिवर्सिटी ये है, हमारा नाम ये है, आप लिख देंगे, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। आपको ग्रुप से ऐड होने के लिए मात्र और मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। इसी 100 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। इसमें आपका मतलब ये है कि भाई देखो कुछ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, और जैसे अब ये रणनीति मतलब कि ये मिलिट्री साइंस है, अब इसका पूरा का पूरा सिलेबस तो कंप्लीट मैं एक एक चैप्टर पढ़ा करके नहीं कर पाऊंगा, वास्तव में बता रहा हूँ। इसी वजह से मैं इसकी मैराथन क्लास लगवा दूंगा, मॉडल पेपर 4-5 मैं और दे दूंगा, मतलब कि 3-4 मॉडल पेपर और दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका कवर हो जाएगा। 1-2 विश्वविद्यालय के पेपर होंगे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान ना हो इसको लेकर के, तो तुरंत एसएमएस करें। इसमें आपको पीडी जैसे ये वीडियो बनी है इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी ग्रुप में, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के मॉडल पेपर्स, लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स ये सब आपको मिलते रहेंगे। ग्रुप से ज्वाइन होंगे तब आपको सारे सब्जेक्ट तैयारी वहाँ पर करवाई जाती है, हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, होम साइंस, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट, ठीक है। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न एक, सैन्य विज्ञान की उपयोगिता का वर्णन करें, यानी सैन्य विज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है, उपयोगिता क्या है। सैन्य विज्ञान विषय की उपयोगिता एक प्रकार से बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए बहुत ज़रूरी है सैन्य विज्ञान, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सैन्य विज्ञान के द्वारा देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, देश के प्रति हम क्या कर सकते हैं, तथा समाज में रह करके मातृभूमि की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, स्वयं को एक आदर्श सैनिक के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं हम। यानी एक प्रकार से राष्ट्रीय भावना आपके अंदर जागृत करने का एक प्रकार से करना, ये एक उद्देश्य या एक उपयोगिता होती है सैन्य विज्ञान की। आज का विद्यार्थी कल का जिम्मेदार नागरिक बनेगा, अथवा सैनिक बनकर के सुरक्षा हित के मुद्दों की को गहराई से समझ सकता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आज जो है एक प्रकार से आज के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कल हो सकता है एक सैनिक बने, एक योद्धा बने, तो उसके लिए एक प्रकार से ज़रूरी होता है कि एक प्रकार से उसके अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत हो, ठीक है। तो सैन्य विज्ञान की पहली उपयोगिता है कि वो बच्चों में राष्ट्रीय भावना जागृत करती है। दूसरी बात, कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है, मतलब कि इसका उपयोगिता है या इंपॉर्टेंस है या महत्व है क्या, कि ये एक प्रकार से स्किलफुल एक प्रकार से लीडरशिप पैदा करती है बच्चों के अंदर, ठीक है, उसकी क्षमता का विकास करती है। युद्ध संचालन की पद्धति और प्रक्रिया अब राजनीतिज्ञों का मुख्य विषय बन गया है, क्योंकि सबसे बड़े अस्त्र अर्थात आणविक हथियारों का नियंत्रण और प्रयोग राजनीतिज्ञों के हाथ में ही है ना कि सेना नायकों के हाथ में है। सैन्य विज्ञान के विद्यार्थी को सैनिक मामलों में पूर्व से
पर्याप्त ज्ञान होने के कारण से एक कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय वो दे सकता है। क्योंकि आज की सबसे बड़ी विडंबना राजनीतिज्ञों का सैन्य ज्ञान की समझ का अभाव है, यानी कि आजकल के जो नेता हैं वो सैन्य विज्ञान नहीं पढ़े लिखे हैं और सारा का सारा मामला उन्हीं के हाथों में एक प्रकार से है, यानी कि उन्हीं के आदेश पर ही जो सेना नायक होते हैं वो काम करते हैं, सेना नायक एक प्रकार से चीज़ों को करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें एक प्रकार से थोड़ा सा दयनीय, इसीलिए सैन्य विज्ञान की आवश्यकता है कि भाई सभी लोगों को पढ़ाया जाए। तीसरी बात, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी एक प्रकार से प्राप्त करना, ये भी एक प्रकार से सेना मतलब कि सैन्य विज्ञान का उपयोगिता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है कि ये सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी हमको बताता है। कैप्टन BN मालीवाल ने लिखा कि हम युद्ध को तब तक नियंत्रित यानी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सीमित या अथवा व्यवस्थित नहीं कर सकते, जब तक कि हम युद्ध के स्वभाव और लक्षणों को समझ नहीं सकते। यानी कि जब आप युद्ध के लक्षण और युद्ध के लक्षण और स्वभाव को समझेंगे तब हम इसको युद्ध को कंट्रोल कर पाएंगे। सुरक्षा अथवा युद्ध ऐसा विषय है जिसे सिर्फ सैनिकों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। इसको बड़े बड़े जो अधिकारी उनको समझना होगा कि युद्ध के बदले में और क्या किया जा सकता है। देश की उच्चतर रक्षा संगठन ढांचे की जानकारी आवश्यक होती है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमको समझना होगा कि किस तरीके से युद्ध के मामले होते हैं और किस तरीके से इसको निपटाया जा सकता है। इसके अलावा अगला जो महत्व है या उपयोगिता है सैन्य विज्ञान की वो ये है कि राष्ट्रीय मनोबल के लिए बहुत ज़रूरी होता है सैन्य विज्ञान का पढ़ना। आज राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मनोबल के संदर्भ में इजराइल का उदाहरण दुनिया के सामने है। क्योंकि राष्ट्रीय मनोबल, इजराइल का देखिए छोटा सा देश है, 57 देश एक प्रकार से जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सब एक प्रकार से इजराइल के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन इजराइल डरता तनी भी, थोड़ा सा भी नहीं, तुरंत एक मारते दो मारता है गोला वो, ठीक है, और अपना पूरा का पूरा देश सिक्योर कर रखा है। अगर इजराइल पर कोई देश चाहे कि हम इस पर मिसाइल छोड़ दें या फिर बम मार दें तो वो ऊपर से सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, इजराइल तक। यानी इजराइल बहुत ही सिक्योर देश है। 3 ओर से शत्रु मुल्कों से घिरा होने के बावजूद भी इजराइल की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के सामने एक मिसाल है। इसका मुख्य कारण है कि सैनिक व्यवस्था के अलावा वहाँ के नागरिकों में राष्ट्रीय सुरक्षा, जागरूकता और उच्च मनोबल है। यानी आप देखेंगे इजराइल का हर एक बच्चा को एक प्रकार से सैन्य विज्ञान पढ़ना पड़ता है। इजराइल का हर बच्चा जो होता है अपने आप में सैनिक होता है। इजराइल के हर एक नागरिक को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको सैनिक मतलब सेना के बारे में, राजपाट के बारे में सब कुछ समझाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, जागरूकता और उच्च मनोबल है वहाँ के सैनिकों का। असैन्य मोर्चे पर देश के नागरिकों के द्वारा लगातार मिल रहे सहयोग से सेना का मानसिक स्तर भी उच्च रहता है। यानी कि वहाँ पर उनको मतलब अभी भारत में युद्ध होने लगे तो भारत के लोग सेना के साथ नहीं खड़े होंगे, या कुछ खड़े होंगे कुछ नहीं खड़े होंगे, कौन जाएगा मरने, ऐसा लोग बोलेंगे। लेकिन इजराइल में क्या है कि जितने भी लोग हैं सभी को सैन्य ट्रेनिंग देनी, मतलब पढ़ाई के वक्त ही उनको सेना में भर्ती हुई, मतलब कि सेना की जो ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है। ठीक है, हम लोगों में तो कि भाई की जो NCC होती है उसको तो मतलब कि जो लेना चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि हर व्यक्ति को पढ़ना है। इसके अलावा अगला उपयोगिता ये है, शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए सैन्य विज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, प्रादेशिकता, जनजातीय विद्रोह जैसे तमाम प्रकार की समस्याओं का हल सैनिक माध्यम से नहीं निकाला जा सकता है। ना ही इससे ये सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और ना ही शांति एवं सुरक्षा की स्थापना की जा सकती है मात्र युद्ध करके। इसके लिए ज़रूरी होता है एक विश्वास का वातावरण तैयार किया जाए। उपयुक्त समस्याओं के हल के लिए उनके तह तक जाकर के मूल कारण जो हैं, यानी कि ये समस्या क्यों है, उन समस्या का मूल कारण जानना चाहिए और तार्किक और व्यवहारिक उपाय ढूंढना चाहिए उसका कि समस्या क्या है। समस्या को जानेंगे तभी उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। इसीलिए सैन्य विज्ञान आंतरिक और बाहरी सुरक्षा समस्याओं दोनों के कारण से प्रभाव और उपाय पर विस्तृत प्रकाश डालता है। यानी क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी चीज़ का और इसका क्या उपाय है किसी समस्या का, किस समस्या का कितना प्रभाव समाज पर पड़ेगा, आंतरिक प्रभाव क्या पड़ेगा, बाहरी प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सब चीज़ें एक प्रकार से पता होती है सैन्य विज्ञान के जानकार को। इसीलिए सैन्य विज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके वर्तमान संदर्भ में अध्ययन की नितांत आवश्यकता है। ठीक है, सैन्य विज्ञान की अगली बात, अगली उपयोगिता सैन्य विज्ञान की ये है, हमको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि युद्ध के रोकथाम में बहुत मदद करता है सैन्य विज्ञान। प्रसिद्ध सैन्य विचारक रहे हैं लिटिल हार्ट। उन्होंने कहा कि यदि शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो। अगर शांति चाहते हो तो युद्ध क्या है इसको समझो, युद्ध क्यों होते हैं, युद्ध क्यों करना जरूरी है, युद्ध के विकल्प क्या हैं, युद्ध के स्थान पर हम और क्या कर सकते हैं, इनको जानेंगे तब युद्ध नहीं होगा।
विश्व में युद्ध के रोकथाम के लिए सबसे आवश्यक है युद्ध के कारण और प्रभाव और परिणाम पर गहन चिंतन मनन और चर्चा करने की। यानी युद्ध का क्या कारण है, युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा और युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसके बारे में गहन चिंतन करें, मनन करें और चर्चा करें कि भाई ये सब क्यों होता है। इस विषय के अध्ययन से विश्व विनाश को रोकने में भी सक्रिय सहयोग मिलता रहा है। आज विश्व के पास इतने घातक और विनाशक हथियार हैं कि समस्त पृथ्वी को हजारों बार नष्ट किया जा सकता है। फिर भी एक प्रकार से हम लोग ये सैन्य विज्ञान के माध्यम से ही पढ़ते लिखते हैं और जानते हैं कि भाई इस युद्ध का किसी भी अस्त्र का कितना विनाशक प्रभाव है। इसीलिए एक प्रकार से कोई देश एक दूसरे देश पर आक्रमण आजकल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट यह है, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सैन्य विज्ञान बहुत जरूरी होता है। यानी कि शक्ति संतुलन मतलब ये है कि एक प्रकार से जो पावर है जो देशों के पास है वो एक प्रकार से किसी एक देश के हाथ में ना चली जाए। युद्ध का एक बड़ा कारण होता है शक्ति शून्यता। ठीक है, इतिहास हमें बताता है कि निर्बल पर हमेशा शक्तिशाली लोगों ने आधिपत्य अथवा राज करने के लिए अत्याचार किया है। यानी जो देश अपने आप में सैन्य शक्ति इनकी कमज़ोर होती है और वो एक प्रकार से उन पर कब्जा करने के लिए जो शक्तिशाली देश होते हैं वो हमेशा से तैयार रहते हैं। इसीलिए एक प्रकार से शक्ति संतुलन किया है ताकि सभी देशों के पास बराबर शक्ति हो, ताकि कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करने से पहले सोचे। सैन्य विज्ञान हमें सिखाती है कि न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है। युद्ध तैयारी और शक्ति संतुलन के लिए ही भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, ताकि एक प्रकार से लोगों को लगे कि अगर भारत पर आक्रमण करना है तो भारत के पास भी परमाणु है, ऐसा नहीं कि केवल आपके पास ही परमाणु है। ठीक है, 8वां असैन्य मोर्चे की तैयारी। यानी आधुनिक युद्ध संपूर्ण युद्ध होते हैं जिसमें अपरंपरागत युद्ध शैली के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। युद्ध के केंद्र सैन्य और नागरिक ठिकानों दोनों हो सकते हैं। रण क्षेत्र में मोर्चा संभाल रहे सैनिकों के लिए संभव नहीं कि इतनी बड़ी आबादी की हर जगह मदद की जा सके। यानी मान लेते हैं कि कोई आक्रमण करेगा तो हो सकता है नागरिकों पर वार कर दे, हो सकता है बड़े बड़े मंदिरों पर वार कर दे, जहां लोग ज़्यादा रहते वहां पर अटैक कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से नागरिक सुरक्षा के उपायों की विस्तृत जानकारी सैन्य विज्ञान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो असैन्य मोर्चे की तैयारी हमको करनी चाहिए, यानी जहाँ पर सेना नहीं होती हैं वहाँ की रक्षा कैसे की जाए, इसको भी हमको पढ़ना होगा। इसके अलावा ये सब मनोविज्ञान के मतलब ये सब सैन्य विज्ञान के अंतर्गत ही हमको सिखाया जाता है। इसके अलावा यौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति भी सैन्य विज्ञान के द्वारा होती है। आधुनिक युद्ध अत्यंत महंगे और खर्चीले हो गए हैं। 52 दिनों तक चले कारगिल संघर्ष में भारत ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया था। किसी भी राज्य के लिए युद्ध की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना बेहद कठिन कार्य होता है। इसीलिए सरकार युद्ध काल में दान या चंदे, ऋण जैसी सहायता जनता से लेती है। सैन्य विज्ञान युद्ध पर संपूर्ण प्रकाश डालता है और विद्यार्थी को इसकी गहरी समझ प्रदान करके जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। इसलिए सैन्य विज्ञान पढ़ना हर एक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है और एक प्रकार से अगर आप सैन्य विज्ञान लिए तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो इस तरीके से सैन्य विज्ञान से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपने समझा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, बीए में आपको नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या बीए में नोट्स अगर बनाए तो कैसे बनाएं, इसको लेकर के एक वीडियो मैंने बना रखी है, ये जल्द ही आपके समक्ष आएगी। तो इस वीडियो के लिए आप तैयार हैं तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोट्स बनाए कि नहीं बनाए बीए में, इसको लेकर के, और नोट्स कैसे बनाए अगर बनाए तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।